और अब सबसे पहले बात करेंगे कुंभ नगरी की, जहां पर महाकुंभ में भक्तों का महासागर उमड़ रहा है। व्यवस्था चाक चौबंद है और श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और देखिए, वसंत पंचमी के महास्नान से पहले नियमों में जो बदलाव किया गया है उसका असर दिखाई दे रहा है और श्रद्धालु आसानी से सहूलियत के साथ तीर्थराज प्रयाग में आस्था भक्ति के महासागर में पूरी उमंग के साथ गोते लगा रहे हैं। तीर्थराज प्रयागराज में आस्था का बसंत छाया है। हर तरफ भक्त की बहार है। करोड़ों की तादाद में भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। आस्था के महामंच पर भक्ति, विश्वास और परंपरा की त्रिवेणी निर्बाध बहती रहे, इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। आसमान पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है तो जमीन पर पुलिसकर्मी दिन रात गश्त कर रहे हैं। व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है। जगह जगह एम्बुलेंस तैनात हैं और पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं की मदद करते नजर आ रहे हैं। उन्हें जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं। सभी श्रद्धालु दर्शनार्थी अपने लाइन में लग के चलें, लाइन में लगे रहें। होल्डिंग एरिया में श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है और फिर बारी बारी से जत्थों में आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि भीड़ का जमावड़ा न हो और सभी श्रद्धालुओं की कुंभ यात्रा सुगम रहे, सुरक्षित रहे। देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों को, जो लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं या संगम की ओर जा रहे हैं, उन्हें समझाकर लाइन में भेजा जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर लाउड हेलर के जरिए देखिए किस तरह से लोगों को अनुरोध किया जा रहा है कि वो अपने लाइन में ही चले। जाहिर सी बात है, वसंत पंचमी जो है वो आने वाली है। मौनी अमावस्या के दिन भारी भीड़ और उसके बाद हुई घटना को देखने के बाद आपको हम बता दें कि यहाँ पर पुलिस बल जो है वो और तैनात कर दी गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बुजुर्गों को भी अलग से सहूलियत दी जा रही है। जो महिलाएं हैं, महिला पुलिस, उनको भी तैनात किया जा रहा है। संगम में स्नान करने आए श्रद्धालु लेटे हनुमान जी के दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। यहाँ भी प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और श्रद्धालुओं की सहूलियत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। रेगुलेट करते हैं और जितनी भीड़ अंदर आ सकती है उतने को ही हम अंदर लेते हैं। एक बार भीड़ निकलने के बाद ही हम दोबारा प्रवेश देते हैं। और ये भी पूरा आपने वन वे बना रखा है? वन वे बना रखा है और बीच बीच में हर लाइन के बीच में हमारे सुरक्षाकर्मी नियुक्त हैं ताकि कोई अगर बेहोश होता है, कोई भगदड़ या स्टैम्पीड वाली स्थिति न उत्पन्न होने पाए, ये भी हम निगाह रखते हैं इस पे। आपने देखा होगा यहाँ पे एक ड्रोन भी हमारा चल रहा था, वो भी उसके द्वारा भी हम निगरानी करते हैं यहाँ पे पूरा। बसंत पंचमी के महास्नान को देखते हुए भी प्रशासन तमाम एहतियात बरत रहा है। घाटों पर आने जाने के रास्ते बढ़ाए गए हैं। साथ ही रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर भी अतिरिक्त व्यवस्था की गई है ताकि स्नान के बाद घर लौटने वाले श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई न हो और घाटों पर भी भीड़ का दबाव न बने। प्रयागराज से श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए यही तमाम रंग हमें दिखाने के लिए हमारी सहयोगी श्वेता झा सीधे प्रयागराज की धरती से हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्वेता, आस्था में कोई कमी नहीं नजर आ रही। जिस भी श्रद्धालु से आप बात कर रहे हैं वो उसका यही कहना है कि आस्था यहाँ पर सर्वोपरि है। चेंजेस जो किए गए हैं उसके बाद हमने बदलाव भी देखे हैं क्योंकि लोग भी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी समझते हैं और 3 तारीख का देखिए बेसब्री से इंतजार है। अब श्वेता, बिल्कुल सही कहा आपने शगुफ्ता। जितने भी लोगों से लगातार बातचीत हो रही है वो समझ रहे हैं सारी चीजों को और वो खुद कह रहे हैं कि जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, चाहे टेलीविजन के माध्यम से, चाहे रेडियो के माध्यम से, वो तमाम लोग और सोशल मीडिया में खास करके, क्योंकि बहुत जल्दी तुरंत से चीजें जो है ना पूरे हर किसी के मोबाइल में पहुंच जाती है, तो खास करके सोशल मीडिया भी जो है इस मामले में काफी एक्टिव है और अहम रोल अदा कर रहा है लोगों को जानकारी देने में। लेकिन हाँ, सही जानकारी, जैसा कि हमारा जो प्रोग्राम है फैक्ट चेक का, और लोगों को हम कहते हैं कि सही जानकारी तेजी से फैले तो अच्छी बात है, लेकिन गलत जानकारी नहीं फैलनी चाहिए। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है गुड न्यूज टुडे की कि जमीनी स्तर पर जो सही जानकारी है वो लोगों तक पहुंचे।
तैयारियां, बंदोबस्त बिल्कुल चकाचौंध है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारियां यहाँ पर की गई है। लेकिन जहां पर मैं खड़ी हूँ वो दरअसल इस कार्यक्रम में मैं दिखाना चाह रही थी शगुफ्ता आपको। देखिए यहाँ पर एक नजर मैं बोलूंगी अपने कैमरामैन अभिषेक को, जरा पैन करके दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पर ये बद्रीनाथ आप देख सकते हैं। बद्रीनाथ अगर आप जाएंगे तो वहां इसी तरह से उसकी जो एंट्री है, प्रवेश द्वार है, वो ऐसा ही है। मुझे एक बार के लिए जब मैं यहां पर आई, इस वक्त मैं आपको बता दूं मेला क्षेत्र में, मैं सेक्टर 9 में इस वक्त मौजूद हूं और मेला क्षेत्र को लगभग 25 सेक्टर्स में बांटा गया है, जिसमें से सेक्टर 9 में अभी मैं मौजूद हूं। और यहां आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अक्सर आपने भी देखा होगा, हम साथ में जब कार्यक्रम करते हैं तो दुर्गा पूजा यानी दशहरा के टाइम में हम देखते हैं बड़े बड़े और भव्य पंडाल, चाहे मुंबई हो, बंगाल हो, पश्चिम बंगाल, वहां पर देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर आश्रम इतने भव्य और इतने दिव्य बनाए गए हैं, ये देखकर जो लोग आ रहे हैं वो भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। एकर्स में इन जगहों को बनाया गया है, पूरे पंडाल को बनाया गया है, जहां पर अंदर में राम कथा चल रही है। बड़े बड़े साधु संत यहां पर प्रवचन कर रहे हैं, कथा वाचन कर रहे हैं। हवन कुंड भव्य तैयार किया गया है, जहां पर एरावत हाथी आप देख सकते हैं कि यहां पर बनाया गया है, जो बेहद खूबसूरत है। और इसे देखने के लिए दूर दूर तक से लोग यहां पर आ रहे हैं, जो अद्भुत है। श्वेता, व्यवस्था के बारे में आपने बताया और बहुत अच्छी व्यवस्था हो रखी है और जहाँ की तस्वीरें आप दिखा रही थी वो भी काफी खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। आपसे और जानकारी लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए श्वेता, लौटते हैं आपके पास। इसी बीच आपको बता दें कि महाकुंभ युवाओं के लिए एक अवसर की तरह देखा जा रहा है। प्रयागराज में युवा टीम ने शुरू किया है सनातन का स्टार्टअप यहाँ पर। इसके जरिए ये लोग युवाओं को पूजा, जप, धर्म और आध्यात्म से जोड़ने की अपील कर रहे हैं। देखिए, बेशक महाकुंभ ने आध्यात्मिक पर्यटन को नया विस्तार दिया है। गुड न्यूज ये भी है कि युवाओं में धर्म संस्कृति को लेकर रुचि बढ़ गई है। हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने इन युवाओं से बात कर जाना सनातन के स्टार्टअप का मकसद। भव्य दिव्य और डिजिटल महाकुंभ के अवसर पर हम यहाँ प्रयागराज में एक ऐसे शोरूम में हाजिर हैं, एक ऐसी दुकान है जिसमें डिविनिटी की दुकान है, यानी उसमें सारी चीजें ऐसे आध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। रुद्राक्ष है, स्फटिक है और भी अन्य तरह के कई तरह के प्रीशियस स्टोन हैं। डिजिटल कहें तो ये भव्य और दिव्य तो है ही, इसके साथ डिजिटल भी है। यहाँ आप वेबसाइट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इस पर QR कोड को एक्सेस करके भी यहाँ पर आप सामान देख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि ये सारा सामान, इसको लेकर आम लोग ये सोचते हैं कि इसमें क्या असली है, क्या नकली है, तरह तरह की चीजें हैं। लेकिन जितनी सारी चीजें हैं सब पे QR कोड है, यानी सब पे ये पता है कि उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी विश्वसनीयता की पूरी गारंटी है। ये एक स्टार्टअप है जो नई पीढ़ी के बच्चों ने शुरू किया है, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए। तो इनका नाम भी है कि डिवाइन हिंदू, क्या नाम है आपके पूरे इसका? डिवाइन हिंदू लाइफ स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, तो इसमें आप लोग ये सारी चीजें इनसे संबंधित हैं, जैसे ये क्या? सर ये 2 मुखी रुद्राक्ष है, रामेश्वरम, इसके पीछे इसके सारे फायदे दिए हुए हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष है, बाकी रुद्राक्ष की कई तरह की क्वालिटीज हैं और रुद्राक्ष की मालाएं, सिर्फ मालाएं और यही नहीं, युवाओं के लिए अलग अलग तरह की चीजें भी हैं। श्वेता प्रयागराज से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता, देखिए प्रयागराज से काफी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर टेक्नोलॉजी साफ तौर पर देखने को मिली है। तो कितना बढ़ावा टेक्नोलॉजी में, क्योंकि आप वहां मौजूद है, कैसे आपको देखने को मिल रहा है कि महाकुंभ में टेक्नोलॉजी को कितना बढ़ावा मिला है? बिल्कुल, जहां तक कुंभ की आप बात कर रहे हैं, महाकुंभ की बात कर रहे हैं, ये तो हम लगातार दिखा ही रहे हैं कि किस तरह से AI टेक्निक या फिर डिजिटल इंडिया और डिजिटलाइजेशन हो चुका है पूरे इंडिया का, भारत का। ये लगातार खबरें स्टूडियो से हम बताते ही रहते हैं दर्शकों को। लेकिन जब आप महाकुंभ आएंगे तो यहां भी आपको ऐसी तस्वीरें दिख जाएंगी जिससे आपको पता चलेगा कि हर चीज कैसे डिजिटलाइज हो रही है। जैसा कि आपको हम पहले ही स्टोरी दिखा चुके हैं, यहीं से स्टोरी जा चुकी है, जिसमें खोया पाया केंद्र। पहले आप देखते होंगे कि कोई शख्स खड़ा होता था माइक लेकर के, और अगर किसी का कोई गुम हो गया है तो उसके पास जाइए, आप उसको बोलिए तो आपको फिर माइक दिया जाएगा और फिर आप अनाउंस करेंगे, या फिर वो जो शख्स खड़ा है जिसे अपॉइंट किया गया है वो अनाउंस करेगा। और फिर इंतजार किया जाता था कि अगर ये आवाज आपको सुनाई दी है या उस शख्स को सुनाई दी है जो गुम हो गया है,
तो फिर वहां से वो आता था, और अगर नहीं सुनाई दी तो इतने बड़े कुंभ के मेले में ना जाने कितने लोग बिछड़ते हैं, एक और शख्स बिछड़ गया, इस तरह की खबरें आती थी। लेकिन अब यही चीज डिजिटलाइज हो जाने की वजह से देखिए अब तकनीक यहां तक आ गई है कि बाकायदा आप जैसे ही जाके सूचना देंगे सूचना केंद्र में, खोया पाया केंद्र में, वैसे ही अनाउंसमेंट तो किया ही जाएगा, एक दो बार नहीं, जितने भी, जो आपको मैंने बताया कि यहाँ पर लगभग 25 सेक्टर्स हैं, तो 25 सेक्टर्स में पहले वो सूचना चली जाएगी तुरंत, और उसके बाद यहाँ पर तकनीक इस तरह का डेवलप किया गया है कि आप कहीं भी हो, अगर आपका आईडी कार्ड वगैरह आप दिखाएंगे, जो शख्स गुम गया है, तो उसके चेहरे को स्कैन कर लिया जाएगा और पूरे मेला क्षेत्र में जहां कहीं भी वो शख्स है, उस स्कैन के जरिए उस शख्स को ढूंढ लिया जाएगा और फिर उसकी सूचना आप तक पहुंचा दी जाएगी। आप बताइए ये चीज कितनी आसान हो गई है, यानी कि अब किसी का खोना इतना आसान नहीं है यहाँ पर। हालांकि इस चीज को लेकर यहाँ पर कुछ हल्के फुल्के अंदाज में बातें भी हो रही हैं, खास करके कई पुरुष ऐसे आए जिन्होंने कहा कि 2-3 बार उनकी पत्नियां जो है वो गुम हो गई हैं लेकिन फिर वापस आ जाती है, तो इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल श्वेता, देखिए करोड़ों की तादाद में लोग वहां पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, लेकिन अब हाल ही में जो प्रोटोकॉल में बदलाव किया गया है, क्या जो लोग हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं, प्रशासन की बात सुन रहे हैं, क्या कुछ आपने देखा है? देखिए आज ही मैंने एक स्टोरी भी भेजी, अभी शायद वो चली भी होगी। लगातार देखिए गश्ती दल जो है वो गश्ती कर रहा है, लगातार पुलिस प्रशासन, योगी सरकार पूरे अलर्ट मोड में है। इसको नो डाउट इसको मानना होगा और जानना भी होगा। हम यहाँ लगातार ग्राउंड से चीजों को देख रहे हैं, जान रहे हैं। विश्वास करिए, खुद जब मेरी आज बातचीत हो रही थी इस स्टोरी को कवर करने के दौरान, तो एक पुलिस अधिकारी के पास में बैठी थी, उन्होंने कहा कि मेरी पोस्टिंग यहाँ नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने बाकायदा पोस्टिंग मांगी है कि मैं कुंभ में जाऊं और यहाँ पे मैं लोगों की सेवा करूं इस तरीके से। तो जितने भी पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है, सब इसमें से कई ऐसे लोग हैं जो मांग करके पोस्टिंग यहाँ लेकर के आए हैं। तो आप सोचिए कितनी तत्परता से और निष्ठा से वो लोग अपने काम को कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में हमने जो अब देखा, अब वो घटना जो घटी वो बेहद दुखद थी, इसीलिए हर कोई उसको लेकर के दुखी है। लेकिन अब और सुरक्षा चाक चौबंद हो गई है। अब ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है, जल पुलिस अलग से तैनात है, हॉर्स पुलिस जो है वो अलग से तैनात है, यानी कि घोड़े पर भी सवार घुड़सवार पुलिस आपको चारों तरफ, जैसे ही भीड़ बढ़ती है जिस किसी भी सेक्टर में, वहां पर घोड़े पर सवार पुलिस आपको देखने को मिल जाएगी, ताकि वहां पर किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, या फिर कोई असामाजिक तत्व अगर आसपास है तो उसको तुरंत कुछ भी ऐसा करने से रोका जा सके। यानी कि जल, थल, वायु, हर जगह पुलिस जो है चाक चौबंद है। यहाँ तक कि आईबी और इंटेलिजेंस का भी सहयोग लिया जा रहा है। श्वेता, ये तो यही सार निकला ना कि देखिए कलेक्टिव एफर्ट्स हैं, हर कोई अपना कलेक्टिव एफर्ट दिखा रहा है, तभी ये संभव हो पा रहा है कि व्यवस्था सुचारू रूप से आगे बढ़ती जा रही है। श्वेता, एक और चीज जो दोपहर में हम बात कर रहे थे ना, तस्वीर भी आप दिखा रही थी, बांसुरी वाला जो आपके साथ था, महाकुंभ अध्यात्म से परे हो गया है, स्पिरिचुअल जर्नी तो है ही, साथ ही छोटे छोटे लोग जो वहां पर पहुंचे हैं अपने रोजगार के साधन को बढ़ावा देने के लिए, उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध करवा रहा है और सबकी कमाई का जरिया बन गया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये कितनी सुंदर बात है। श्वेता, कितने लोग ऐसे आपको दिखे हैं? बिल्कुल, बहुत सही कहा, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा, और बहुत संभव अगर होगा तो उनके लिए भी एक स्टोरी करने की मैं कोशिश करूंगी। देखिए यहाँ पर अब ये महाकुंभ इतने बड़े स्केल पे चला गया है, और खास करके सरकार और प्रशासन की तरफ से इस पूरे कुंभ को लेकर जिस तरह से एडवर्टीजमेंट में किया गया, तो आप ये समझ लीजिए कि आप दिल्ली में बैठे या फिर मुंबई में बैठे, किसी भी मेट्रोपॉलिटन में बैठे, आप जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स देख लीजिए, बड़े बड़े स्टॉल्स आप जो जानती हैं समझती हैं, जिसकी आप कॉफी पीती हैं या फिर किसी का बर्गर आप खाती हैं, पिज्जा खाती हैं, वो सारे बड़े ब्रांड्स यहाँ पर आ चुके हैं। अच्छा। ये जान लीजिए, और इसका मतलब ही यही है कि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर मुनाफा ज्यादा है, इसीलिए वो यहाँ पर आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो लोग, जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, खूबी और खूबसूरती महाकुंभ की ये है कि जो सड़कों पर, यानी कि रोड के दोनों तरफ जो रेडी पटरी वाले हैं, जो माला बेचने वाले हैं, जो खोमचे वाले हैं, क्योंकि वहां शाम के समय भी आपको चाय मिलेगी, और कुछ मिले ना मिले दुकानें लोग बंद कर देते हैं, लेकिन आपको चाय जरूर मिलेगी कुल्हड़ वाली, और आपको मुरमुरे मिलेंगे।
हालांकि बिहार में झालमुड़ी उसे कहा जाता है, लेकिन मुरमुरे होता है जिसमें सब कुछ मिला करके आप एक साथ खाते हैं, चना वगैरह, तो वो सब मिलेंगे। तो लोकल जितना भी खान पान का यहाँ पर है, हम देख रहे हैं लोकल फूड वो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और लोग उसे जमकर खा रहे हैं, उसका स्वाद और आनंद उठा रहे हैं बड़े ब्रांड्स के अलावा। चलिए श्वेता, लौटते हैं आपके पास, आप बने रहिए। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दीपिका, बिल्कुल, देखिए महाकुंभ पहुंच रहे श्रद्धालु संगम स्नान के बाद वाराणसी का रुख कर रहे हैं। काशी के गंगा घाटी से लेकर विश्वनाथ मंदिर जाने वाले सभी रास्तों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जाहिर है वाराणसी में भीड़ का प्रबंधन प्रशासन के लिए बड़ी बहुत चुनौती है और जन सैलाब को नियंत्रित करने के लिए आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। बिल्कुल, और क्राउड मैनेजमेंट के लिए पुलिस सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर का इस्तेमाल कर रही है और इस स्कूटर में आधुनिक तकनीक मसलन पब्लिक एड्रेस सिस्टम और सायरन की फैसिलिटी है, जिससे क्राउड कंट्रोल में आसानी हो रही है। साथ ही बैरिकेडिंग के जरिए भी भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अमावस्या में स्नान के बाद प्रयाग से काशी में पलट प्रवाह श्रद्धालुओं का बढ़ता चला जा रहा है। आज लगभग 10 से 15 लाख की संख्या में श्रद्धालु काशी में बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने और गंगा में डुबकी लगाने के लिए आ पहुंचे हैं। ये नजारा वाराणसी के गदौलिया चौराहे, जिसे नंदी चौराहे के नाम से भी जानते हैं, देख सकते हैं कि जहां तक नजरें जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ कई किलोमीटर दूर तक भीड़ और श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है वो उमड़ता दिखाई पड़ रहा है। जगह जगह साइन बोर्ड लगाए गए हैं और साथ ही साथ लोगों को बैरिकेडिंग के जरिए श्रद्धालुओं को डाइवर्ट किया जा रहा है। पुलिस बल लगातार मुस्तैदी दिखाती चली आ रही है और अत्याधुनिक संसाधनों का भी इस्तेमाल हो रहा है। अभी सेल्फ बैलेंसिंग इस स्कूटर के जरिए वाराणसी के डीसीपी सरवण टी लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं। 24 घंटे यहाँ अत्याधुनिक जो संसाधन है उसका उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए पहले जैसे घुड़सवारी का इस्तेमाल होता रहा ताकि एक हाइट तक देखा जा सके, पीए सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है, उसी को एक नया रूप देखने को आ रहा है। इसका क्या उपयोग है सर, और किस तरह से इससे आप क्राउड कंट्रोल कर पा रहे हैं? ये जो इक्विपमेंट आप देख रहे हैं इसको सेल्फ बैलेंसिंग ई स्कूटर बोलते हैं। ये आपने सही कहा, ये पुराना जमाने में हम माउंटेड पुलिस यूज करते हैं, क्राउड को कंट्रोल करते हैं। ये नया जमाने की घुड़सवार मान लीजिए इसको। और ये फायदा मिलता है कि हमें एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म मिलता है ताकि हम ये पूरा क्राउड को एक न कैसे देख सकते हैं कि कहाँ से ज़्यादा दबाव आ रहे हैं, कहाँ कंट्रोल करना है, कहाँ इनको लोगों को आगे बढ़ाना है। और साथ ही साथ इस इक्विपमेंट में हमें एक और एक्स्ट्रा फैसिलिटी है जो पीए सिस्टम में, पीए सिस्टम और सायरन का भी फैसिलिटी है इसमें। और इसमें हम ये पूरा दर्शनार्थियों को ये दिशा निर्देश भी दे रहे हैं अपना अपना सामान सुरक्षित रखने के लिए और अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए। और साथ ही साथ जो इनका डायरेक्शंस, जो आगे जाने के लिए जो डायरेक्शंस हैं वो भी हम दे रहे हैं इसमें। और ये क्राउड कंट्रोल में पिछले 4 दिनों में ये बहुत काम आया और ये सेल्फ बैलेंसिंग ई स्कूटर की वजह से हम सकुशल लोगों को सुरक्षित तरीके से हम अपना अपना गंतव्य के लिए भेजा जा रहे हैं। सर, आज जो क्राउड की बात है तो लगभग रोज की अपेक्षा क्या ज्यादा है? कितनी संख्या होगी लमसम? अगर आज की बात 50 लाख से कम नहीं होगा इसमें, तो इतना लोगों एंट्री करते रह रहे हैं और ये एंट्री और एग्जिट आपस में ये टकराव ना हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए इन दोनों एंट्री एग्जिट को अलग कर दिए और ये लोगों को भी डाइवर्शन भी दिया जा रहे हैं घाट की तरफ ताकि एक ही घाट में ज्यादा दबाव ना रहे और कोई स्टैम्पीड की सिचुएशन ना बने। इसको दृष्टिगत रखते हुए जहां जहां पे डाइवर्शन किया जा रहे हैं और लोगों को भी सकुशल दर्शन करवा रहे हैं, दर्शन कराया जा रहा है। बड़ी जानकारी वाराणसी के काशी जोन के डीसीपी सरवण टी ने दी कि जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो 40 से 50 लाख के बीच में आज हो सकती है और डाइवर्जन किया जा रहा है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, घाटों पर दबाव न बनने पाए। देख सकते हैं बैरिकेड के जरिए श्रद्धालुओं को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर इसकी अनदेखी की जाएगी तो 1-2 घाट जो मुख्य घाट हैं जहां पे स्नान हो रहा है या वो काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का मार्ग है वहां पर बहुत ज्यादा दबाव बनेगा और वहां किसी भी तरह की घटना हो सकती है। इससे बचने के लिए लगातार क्राउड मैनेजमेंट की प्लानिंग के तहत और अत्याधुनिक संसाधनों के साथ बनारस में जो जन सैलाब आया है पलट प्रवाह का, उसको पुलिस और प्रशासन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है।
देखिए कहते हैं कोकलाची पाकी जुम्मे रात आई है, जेड़ा आगे पीछे देखे ओदी शामत आई है। ये मैंने क्यों कहा है आपसे थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा। पंजाब लिए चलते हैं। पंजाब के किला रायपुर में रंग जमा है देसी खेलों का। पंजाब चसी कहते हैं देसी खेल, पारंपरिक खेलों का ओलंपिक शुरू हो गया है। हमारी सहयोगी नवजोत हमारे साथ जुड़ गई हैं। नवजोत, दिखाइए क्या रंग है। देखिए, आपने अभी बोला है कोकलाची पाकी जिम्मे रात आई है, जेड़ा आगे पीछे वेखे ओदी शामत आई है। असी इत्थे गोला उसी तरीके ने बनाया ना। अब देखिए गेम खत्म हो चुकी है। अरे वाह, दिखाते जाइए गिरीश जरा सबको। ये है कबड्डी टीम, आज से जोश। ये जोश इसलिए हाई है क्योंकि आज ये टीम जीत के आई है। अब इस जीत की खुशी में गाना हो जाए। बोला शुरू। क्या बात है। देखिए, ये है अमृतसर की टीम, कबड्डी टीम है जिन्होंने आज परफॉर्म किया और जो जीत के आई है। पहले ये बताओ कि कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितने बजे उठते हो सब लोग? 5:30, 4 बजे, और उसके बाद प्रैक्टिस शुरू होती है। स्कूल, ये सारे स्कूल के बच्चे स्कूल जाते हैं। शाम में कितनी प्रैक्टिस होती है? अच्छा, अब आपका फिटनेस टेस्ट हो जाए। प्लैंक किया जाए, प्लैंक। आ जाओ सारे, आ जाओ जल्दी से। चलिए लेट जाइए और अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिटनेस टेस्ट। अपनी पोजीशन ले लो। शगुफ्ता, देखिए ये कबड्डी टीम है जो रोज दिन सुबह 4, 4:30, 5 बजे उठते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आउट। नवजोत, नवजोत, मैं ये बोल रही थी, देखिए पंजाब की ये रंग है यहाँ के, और पंजाब की मक्खन, दूध, घी, देसी चीजें खाने वाली देसी कुड़ियां हैं ये, तो जोश तो इनमें होगा ही। सुबह से लेके अभी तक कितनी गेम्स हो चुकी हैं नवजोत? नवजोत, मेरी आवाज आ रही है? प्लैंक हम लोगों ने किया। नवजोत, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, बिल्कुल सुन पा रही हूँ शगुफ्ता जी। मैं यही बोल रही थी, देखिए देसी कुड़ियां हैं, देसी दूध, देसी घी, सब कुछ खाने वाली लड़कियां, तो जोश तो इनमें होगा ही। पंजाब दिया हट्टी कट्टी कुड़ियां। अब मेरा सवाल ये था कि सुबह से लेकर अभी तक कितने देसी खेल हो चुके हैं, कितने देसी गेम हो चुके हैं यहाँ पर? देखिए, खेल बहुत सारे हो चुके हैं। अब आपने देसी की बात की है, पहले उसका जवाब ले लेती हूँ। हाँ। इनमें से कोई देसी नहीं है, सारे चाय पीते हैं। एक मिनट, चाय कौन पीता है? अरे वाह। अच्छा, डाइट में क्या क्या खाते हैं, एक एक करके? ड्राई फ्रूट नहीं है, ये सारी इनकी डाइट है। चलिए, अब आपने बोला कि सुबह से कितनी गेम्स हो चुकी है, मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से। शुरुआत हुई थी हॉकी के साथ, अलग अलग टूर्नामेंट्स हुए हैं। खो खो यहाँ पर हो चुका है,
1500 मीटर रेस हो चुकी है, 400 मीटर रेस हो चुकी है, मेन विमेन दोनों की हो चुकी है। उसके अलावा बाजीगरों के करतब यहाँ पर हो चुके हैं, बहुत खूबसूरत था। कल्चरल एक आफ्टरनून यहाँ पे थी जिसमें यहाँ पर गिद्दा भंगड़ा की टीम आई हुई थी। इसके अलावा गतका परफॉर्मेंस यहाँ पर हो चुकी है। कल का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन होगा वो ट्राई साइकिल रेस होगी, जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन होगा, और उसी के साथ साथ बाजीगरों के करतब जो है वो बहुत बड़ा अट्रैक्शन होगा। आप लोग का पहला मैच हो चुका है, कल दूसरा मैच किसके साथ है पता है? हाँ जी, लोकल टीम ना लिथो दी, लोकल टीम है। यस मैम। तो कितने कॉन्फिडेंट है आप जीतेंगे? एक गाना और हो जाए, एक गाना और। ये है कबड्डी टीम, और आप अगर कहें कि ये सिर्फ खेलते नहीं है, ये इनका म्यूजिक में भी उतना इंटरेस्ट है। और देखिए अब शाम में एनर्जी कहीं किसी से भी कम नहीं लग रही है। सुबह से ये लोग निकले हुए हैं, 4 बजे से उठे हुए हैं, लेकिन अभी तक एनर्जी उतनी ही कायम है। बिल्कुल नवजोत, पंजाबी च कहते हैं ना कि स्वाद आ गया, सच में स्वाद आ गया ये इनका जोश देखकर लड़कियों का। और चलिए उम्मीद यही करते हैं कि ऐसे ही ये देसी खेड़ा जो हम कहते हैं पंजाब की, ये ऐसे ही प्रफुल्लित होती रहे। अच्छा, एक और सवाल नवजोत, कि ये कितने दिन तक चलने वाला है और कल के कार्यक्रम कितने रहने वाले हैं और संडे के कार्यक्रम कितने रहने वाले हैं? देखिए अब मैं आपको ये बता देती हूँ, अभी फिलहाल एक तस्वीर आपको यहाँ दिखा दूं कि ये जो पूरा ग्राउंड है अब ये खाली हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जितने इवेंट्स थे वो खत्म हो चुके हैं। वॉलीबॉल भी हुआ था आज, मैं आपको बताना भूल गई, वॉलीबॉल कॉम्पिटिशन्स भी हुए थे, इवेंट खत्म हो चुके हैं। लेकिन पीछे जो आप स्टेज देख रही हैं सज रही है, वो आज यहाँ पे इवनिंग होगी, कल्चरल इवनिंग होगी, जहाँ पर सिंगर्स आएंगे, परफॉर्म करेंगे। और उसके बाद कल के इवेंट्स, कल के 14 इवेंट्स है कुल, जो कि अलग अलग इवेंट्स होंगे, जिसमें मेन हॉकी है, विमेन हॉकी है, एथलेटिक गेम्स होंगी, बाजीगरों के करतब होंगे, ट्राई साइकिल मैंने आपको बताया कि वो होगी यहाँ पर। इसके अलावा वॉलीबॉल गेम्स भी होंगी, खो खो के आगे के सारे कॉम्पिटिशन्स होंगे, छोटे बच्चों की हीट्स होंगी और बड़े लोगों की भी होंगी। अलग अलग यहाँ पर इवेंट्स कल होने वाले हैं। गिद्दा भंगड़ा आज हुआ था, लेकिन कल क्योंकि दूसरे गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए भी अलग से परफॉर्मेंसेस रखी गई है जी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो हम आज देखा था, बाजीगरों की अलग अलग टीमें जो आई थी वो बहुत ही खूबसूरत, और उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और वो इतनी देखने के बाद ही आप यकीन मानिए कि जब मैं उसको देख रही थी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप उन तस्वीरों को देखते हैं। तो कल के ये 14 इवेंट्स हैं जो कि कल शुरू हो जाएंगे। सुबह 8:30 बजे का वक्त है, हालांकि आज भी वक्त 8:30 का ही दिया गया था, लेकिन क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा था तो इस वजह से इवेंट थोड़ा लेट शुरू हुआ। 9:30 बजे के करीब ये पूरा इवेंट शुरू हुआ। कल का भी समय वही दिया गया है, लेकिन अगेन डिपेंडिंग ऑन द वेदर की कैसा वेदर रहेगा। नवजोत, पीछे से लड़कियां स्वैग वाला साइन दिखा रही हैं लगातार, कैमरा में उनको बताइए कि कैप्चर हो गया। नवजोत बने रहिए, लौटते हैं आपके पास। बिल्कुल, देखिए क्या जोश है और क्या जज्बा है इन खिलाड़ियों का। अगर हम बात करें लुधियाना के देसी ओलंपिक गेम्स की, वहां पर संस्कृति के रंग भी बिखर रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं वहां पर कल्चरल परफॉर्मेंस की एक झलक।
नवजोत, देखिए देसी खेलों के अलावा कुछ कल्चरल परफॉर्मेंस भी वहां पर हुई थी, आगे कितनी ज्यादा होने वाली है, ये रंग कैसे देखने को मिलेंगे? शगुफ्ता, एक बार सवाल आप अपना रिपीट कर दीजिए। नवजोत, अभी हमने दिखाया कि खेलों के अलावा कुछ परफॉर्मेंस भी वहां पर हुई थी, तो आगे कितनी परफॉर्मेंस होने वाली है? देखिए, परफॉर्मेंसेस में जो है वो हर दिन एक एक कल्चरल इवनिंग रखी गई है। 3 सिंगर्स जो हैं, आज एक सिंगर आएंगे, कल सिंगर आएंगे और फिर परसों जो पंजाबी सिंगर्स है, फोक सिंगर्स है, वो यहाँ पर आएंगे, वो शाम के वक्त परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर हम दिन की बात करें तो अलग अलग कॉलेजेस की कुछ गिद्दा भंगड़ा टीम्स आ रही हैं, वो परफॉर्मेंसेज यहाँ पर दे रही है। वो एक कल्चरल परफॉर्मेंस रहती है, वो बहुत सबसे बड़ा अट्रैक्शन पूरे दिन का रहता है। उसके अलावा गतका परफॉर्मेंसेज अलग अलग होती हैं। और एक दो चीजें और जो मैं ऐड ऑन कर दूं, जो कल का बड़ा मेन अट्रैक्शन रहेगा उसमें ये है ट्रॉली लोडिंग अनलोडिंग, जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। ये यानी कि नवजोत, आयोजन काफी ज्यादा बड़ा है और ये हम कह सकते हैं कि इस खेल के आयोजन के हिसाब से भविष्य के विजेता हैं, भविष्य के चैंपियंस हैं, वो तैयार किए जा रहे हैं। हाँ भाई लड़कियों, कल बजट पेश होना है, तो महिलाओं से अगर बजट का सवाल ना किया जाए तो बजट अधूरा सा लगता है। क्या चाहती हैं, कहाँ पर रियायत मिले? मुझे लगता है टैक्सेस हर चीज में, चाहे वो खाने की चीज हो, छोटी से छोटी चीज हो, उसमें रियायत मिलनी चाहिए। दीपिका, मुझे चाहिए कि अगर मैं कपड़े खरीद रही हूँ तो उसके टैक्सेस कम होने चाहिए, जीएसटी कम होना चाहिए। कल जैसे आपका बहुत हेक्टिक भरा दिन रहने वाला है, मैं आपके लिए रियायत शो देखिएगा, रियायत मिली है। हम सब कुछ दिखाने वाले हैं। इन महिलाओं की तरह, हम सब की तरह पूरे देश की निगाहें टिकी हैं कल होने वाले बजट पर। बिल्कुल, और हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने दिल्ली के लोगों से बजट को लेकर उनकी उम्मीदें जानी है। देखिए बजट पर चटपटी चर्चा। बजट पेश होने वाला है, उसके पहले आम आदमी के मन में भी तमाम सवाल गूंज रहे हैं कि आखिर इस बार बजट से उसके लिए थोड़ी भी राहत आ रही है या फिर नहीं। लोग राहत किस चीज में चाहते हैं, लोगों से ही बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कचौड़ी और समोसे की दुकान है, लोगों का नाश्ता पानी चल रहा है। इन लोगों से पूछते हैं कि आखिर बजट से क्या उम्मीद। बजट कल आ रहा है, बजट से क्या उम्मीद? बजट से मुझे तो कोई उम्मीद है नहीं। क्यों? सरकार टैक्स पे टैक्स लगाती है, पब्लिक के लिए सोचती नहीं है। तो एक मिडिल क्लास इंसान के लिए सोचना चाहिए ना सरकार को। सरकार मिडिल इंसान के लिए बिल्कुल नहीं सोचती है, या तो अपर लेवल या लोअर लेवल। तो मिडिल क्लास कहाँ जाएगा? टैक्स में राहत चाहिए, ऑब्वियसली सी बात है, राहत चाहिए। काम करने की जरूरत है, ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, किस पर? इंफ्रास्ट्रक्चर ही पहले तो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तभी स्कूल वगैरह अच्छे होंगे, रोड्स अच्छी होंगी। सो दैट्स ऑल। बजट के लिए क्या है कि थोड़ा मीडियम, जो मिडिल क्लास है उसको थोड़ा कुछ हो जाए, उनके लिए कुछ थोड़ा कुछ हो जाए। जैसे राशन पानी जो अपना लेते हैं, आटा वगैरह जो रोज डेली मरा की चीजें हैं, उनको थोड़ा थोड़ा कम हो जाए। जो वैट लगा हुआ है, वैट वगैरह लगता है, ये सब चीजें थोड़ा कम हो जाए। सस्ता होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। महंगाई परेशान कर रही है। ये 30 रुपए की 5 कचौड़ियां हैं और नहीं हुआ तो ये 35 की 5 हो जाएंगी, समझे? तो सरकार से मैं यही उम्मीद है कि ये रेट कम हो, और रेट कम होने से जो है आम लोग सब खा लें। महंगाई कम हो, कचौड़ी की रेट कम होनी चाहिए। आप लोग भी दुकानदार हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं बजट से? देखो, बजट अच्छा आना चाहिए, जो हर कोई गरीब इंसान हो, सबके लिए बराबर हो। महंगाई इतनी बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई, महंगाई से थोड़े लोग परेशान हैं, वो कंट्रोल में होनी चाहिए। तो दुकानदार भी परेशान है, आम लोगों के साथ दुकानदार भी परेशान है महंगाई की वजह से। अगर हमारे को अगर सस्ता मिलेगा तो हम ही आगे लोगों को सस्ता दे सकते हैं। तो हमारे को कह रहा है कि महंगाई से परेशान है, सरकार कुछ ऐसा इंतजाम कर दे कम से कम महंगाई से थोड़ी राहत तो मिल ही जाए। क्या नाम है? चैलेंज के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ टुडे, दिल्ली। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से लोगों की उम्मीदें खूब हैं। हर वर्ग के लोग उनसे अपने लिए राहत की उम्मीद चाहते हैं। इसमें बनारस का बुनकर वर्ग भी सरकार से ऐसी योजना लाए जाने पर जोर दे रहा है। और देखिए, ताकि उनकी बनाई साड़ियां और दूसरे कपड़ों की बाजार में सही कीमत मिले और उनके घर परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरे, ताकि व्यवसाय के खातिर वहां से पलायन करने वाले परिवारों को भी रोका जा सके। पिछला जो बजट रहा या उसके पहले के बजट, क्या बुनकरों को देखकर कुछ योजनाएं मिलती हैं? क्या आप लोग को कुछ राहत मिलती है? सरकार आपके बारे में सोचती है? आपके जीवन स्तर में कुछ सुधार हुआ है? पहले हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि हमें बिजली जो और स्टेट में मिलती है, सब्सिडी मिलती है, यहाँ भी बुनकरों को मिले। योगी आदित्यनाथ जी से, बिजली मंत्री से, टेक्सटाइल मंत्री से बात की गई, मीटिंग में गई। 400 रुपया
फ्री लो में उन्होंने तय किया जियो, लेकिन यहाँ की बिजली कंपनी ने हमसे 1720 रुपया ले रही है, 400 यहाँ पर 1720 रुपया ले रही है, इसलिए बुनकर यहाँ से पलायन कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का ऊर्जा मंत्री का जियो है कि जो भी अगर एक मशीन जो लोग चला रहे हैं उनको 400 कुछ रुपए का पे करना पड़ेगा, लेकिन वाराणसी के अंदर चाहे यहाँ के एक्सीजन हो, एई हो, जो भी हो अधिकारी, कई बार डेलीगेशन गया वहाँ से मिलने, हम लोग अपना जियो लेकर गए, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी रद्द अमल नहीं किया, जिसकी वजह से बुनकरों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। और 1700 से ऊपर एक मशीन हो तब भी लिया जाता है। अगर हमारे पास एक मशीनें होती है तो आधा हाथ पावर उसको मानना है सरकार ने, आधे हाथ पावर के हिसाब से 400 कुछ रुपया अगर हमारा बन रहा है, तो हम आपके चैनल के द्वारा हम उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री को, भारत सरकार प्रधानमंत्री जी को हम ये संदेश देना चाह रहे हैं अपने बनारस के बुनकरों की तरफ से कि हमारी जो बिजली की समस्या है उसको सही किया जाए, ताकि बुनकर लाखों लाख पलायन कर कर यहाँ से सूरत और बेंगलोर बहुत सारे प्रदेशों में जा चुके हैं। बहुत दयनीय स्थिति है बनारस के अंदर। देखिए, प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि एक कमेटी गठित करे बनारस के अंदर, जिसमें बुनकर का भी हिस्सेदारी हो, और जब फरवरी में बजट पेश हो तो उस बजट के अंदर बनारस के बुनकरों के लिए भी कोई विशेष पैकेज रखा जाए। यहाँ सरकार जो तो रेशम जो मंगाती है उस पर 18% जो तो अपना टैक्स लगाती है, और जो वहाँ का कपड़ा आता है वो सब्सिडी पर होता है। तो चाइना के कपड़े का ना तो हम मजदूरी के मुकाबले में, ना कपड़ा का जो टेक्सचर है उस पर, मगर हिंदुस्तान के अंदर जब चाइना अगर टैक्स मुक्त हो जाए तो रेशम और उनके कपड़े पर जो तो अगर लगाया जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग उनका मुकाबला कर लेंगे। दिन भर में कितना कमा लेते हो? क्या बस 200-300 रुपया, वो भी 2 आदमी मिलकर। 12 घंटा ड्यूटी देते हैं, 200-300 रुपया आता है। तो क्या चाहते हो बनारस में ऐसा क्या हो, तुम लोग युवा हो, ताकि जो कमाई है तुम लोग की, जो मेहनत है उसका सही मोल उसका मिले? मैं चाहता हूँ कि मतलब थोड़ा कमाई और बढ़े, मतलब जो कितना कम दाम दे रहे इसका साड़ी का, थोड़ा और दाम बढ़ा के दे तो हम लोग की मेहनत बढ़ जाएगी और काम भी बढ़ जाएगा, पैसा भी बढ़ जाएगा हम लोग का। हम लोग ये चाहते हैं गवर्नमेंट एक बजट हमारे बुनकर बनारस की बुनकरों को भी अलग से लाए, ताकि उससे हम फायदा उठाएं। क्योंकि जो भी बजट आता है तो बुनकरों को मालूम नहीं होता है, ये टेक्सटाइल डिपार्टमेंट हो या वीविंग सेंटर हो या लघु उद्योग हो, ये अपने दलालों के जरिए से अपना बाट बुट कर लेते हैं, हम लोग को मालूम नहीं होती, जमीन बनाते ही नहीं। जरूरतमंद जमीनी बुनकर हैं, जो मेहनत का लोग हैं, उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता, एकदम नहीं पहुंचता है, एकदम नहीं आता है। हम चाहते हैं बजट इस तरीके का बुनकर के लिए अलग से बजट बने, और मंथली इसको ये सरकार चेक कराए कितने ये बुनकर है, इनका देखिए बुनकर कार्ड होता है, तो बुनकर कार्ड जो बुनकर धारक हैं, कार्ड धारक, उनको अलग से सब्सिडी दे, उनके खाते में कुछ पैसा है। इनके बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं, अगर सरकार कोई योजना लाई भी तो हमें उतनी नॉलेज नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच सके। तो हम जागरूक हो तो कुछ हम भी तालीम हासिल करें, तो कोई ऐसा सिस्टम बनाए, रिकॉर्ड बना ले, कोई सर्वे करवा ले कि इनके अलग से ये पैकेट दिया जाए, इनके बच्चे भी पढ़े लिखे। अगर हम पेट भर खाना नहीं खाते तो बच्चे को तो पढ़ा लें, तो सरकार को ऐसी सब्सिडी हम लोग के दे, कोई ऐसा बजट लाए कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और हम भी कुछ आगे बढ़े। तो कैसी रही आज की चाय फिर? एकदम मजेदार, काफी अच्छी थी ना। तो चलिए, यही आपसे वादा है कि फिर से मुलाकात होगी आप सभी के साथ सोमवार को। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए अच्छी खबरों के लिए गुड न्यूज डे।